अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट किया है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, और ये चैप्टर हमारा मॉडर्न फिज़िक्स के ऊपर है, पूरे का पूरा चैप्टर। बच्चों जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। बच्चों ब्लैक बॉडी रेडिएशन शायद वो पहला प्रॉब्लम था जिसको हमारी क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, या इस फिनोमेना को हम क्लासिकल फिजिक्स की बुनियाद पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और शायद ये वो पहला प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद पड़ी या क्वांटम फिजिक्स की बुनियाद पड़ी। तो मॉडर्न फिजिक्स का आगाज़ इसी कन्फ्लिक्ट से हुआ, क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस आ रही थी, उन ऑब्जर्वेशंस को हमारी क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। वो कौन से प्रॉब्लम्स थे, तो पूरा हम इंशाल्लाह कंप्लीट ये सारी डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन से क्या मुराद है और ब्लैक बॉडी क्या होती है। ब्लैक बॉडी से मुराद कोई ब्लैक ऑब्जेक्ट होता है, या इससे हम क्या मुराद लेते हैं। तो डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अ ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल सिस्टम दैट एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशंस फॉल ऑन इट। यानी कि ब्लैक बॉडी एक आइडियल सिस्टम होता है जिसके ऊपर जितनी भी रेडिएशंस फॉल करती हैं वो उन सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। बच्चों फिजिक्स में जो टर्म ब्लैक है ना, ब्लैक से हम क्या मुराद लेते हैं? फिजिक्स में जो टर्म ब्लैक है, हम ब्लैक किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो रेडिएशंस को या लाइट को एब्जॉर्ब कर ले और रिफ्लेक्ट ना करे, ठीक है, उसे हम कहते हैं ब्लैक। तो परफेक्ट जो ब्लैक बॉडी है वो क्या होगी? वो रेडिएशंस को 100% एब्जॉर्ब करेगी और 0% रिफ्लेक्ट करेगी। यानी कि एक जो आइडियल ब्लैक बॉडी है वो रेडिएशंस को या लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो हम कह सकते हैं कि 100% वो क्या करेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी, और 0% वो उनको रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, याद रहे हम आइडियल ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों एक परफेक्ट या आइडियल ब्लैक बॉडी जब किसी भी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता तो इट अपीयर्स एज ब्लैक। हम किसी भी ऐसी चीज को ब्लैक कहते हैं, किसी भी ऐसी चीज को ब्लैक कहते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट ना करे। क्योंकि चीजों को हम कैसे देखते हैं बच्चों? हम चीजों को ऐसे देखते हैं ना कि लाइट जो है वो किसी चीज के ऊपर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में आती है, तो हमें वो चीज नजर आती है। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट, वो सिस्टम लाइट को रिफ्लेक्ट ही ना करे, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, तो फिर वो हमारे लिए अच्छा उसका कलर कोई भी हो, हमारे लिए वो क्या होगा? हमारे लिए वो ब्लैक होगा। अब जिस तरह हम बात करते हैं ब्लैक होल की, तो ब्लैक होल ब्लैक तो नहीं है, वो तो बहुत ही रोशन है। लेकिन लाइट जब ब्लैक होल में जाती है तो वापस नहीं आती, यानी कि उससे रिफ्लेक्ट नहीं होती, बल्कि वो ब्लैक होल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट वहां से एस्केप नहीं कर सकती। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये ब्लैक है, ठीक है, क्योंकि यहां से लाइट नहीं आ रही, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। आई होप कि ब्लैक का जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों एक ब्लैक बॉडी जो है, ब्लैक बॉडी एक आइडियल एब्जॉर्बर भी है, आइडियल एब्जॉर्बर, ठीक हो गया जी। अब जारी बात है कि जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी तो बच्चों इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली ये रेडिएशन को एमिट भी करेगी, क्योंकि अगर इसका टेम्परेचर इसकी सराउंडिंग से ज्यादा हो जाता है तो फिर ये रेडिएशन को एमिट भी करेगी। तो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी या आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होती है? ये आइडियल एब्जॉर्बर के साथ साथ एक आइडियल एमिटर भी होती है, ठीक है। यानी कि ये ना सिर्फ हर तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेती है, बल्कि हर तरह की वेवलेंथ को इमिट भी करती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं एक परफेक्ट या आइडियल ब्लैक बॉडी की। अब सवाल यह है कि जो रियल ब्लैक बॉडी होगा, क्या उसमें भी यही खूबियां होंगी जो परफेक्ट या आइडियल ब्लैक बॉडी में है? तो आंसर है नो, ठीक है। लेकिन हम जो है वो एक जो रियल ब्लैक बॉडी है, ठीक है, हम उसको इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि वो हमारी आइडियल या परफेक्ट बॉडी के, ब्लैक बॉडी के करीब करीब हो, उसके क्लोज हो, ठीक है।
तो बच्चों हम किस तरह से एक ब्लैक बॉडी बना सकते हैं लेबोरेटरी में। हमने इस तरह से ब्लैक बॉडी को डिज़ाइन करना है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक आइडियल ब्लैक बॉडी या परफेक्ट ब्लैक बॉडी के करीब करीब हों। तो हमारे पास क्या है बच्चों, ये देखें, ये एक हमारे पास सॉलिड और हॉलो ऑब्जेक्ट है। सॉलिड भी है और हॉलो भी है, अंदर से ये ऑब्जेक्ट खाली है और इसकी दीवारों को अंदर से हमने सूत के साथ या इसको ब्लैक पेंट कर दिया हमने, ठीक है। और यहां पर एक कैविटी आपको, एक सुराख आपको नजर आ रहा है बच्चों। जब रेडिएशंस, अच्छा ये वो सुराख या कैविटी है जिसके थ्रू रेडिएशन इसमें एंटर भी हो सकती हैं और उसको लीव भी कर सकती हैं। तो बच्चों जब रेडिएशन इसमें एंटर होती हैं, ये देखें, रेडिएशन जब एंटर होगी तो इसकी वॉल से ये रिफ्लेक्ट होगी, फिर दूसरी वॉल से, फिर तीसरी वॉल से। तो बच्चों क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, यानी कि ये लाइट बार बार रिफ्लेक्ट होगी और बार बार रिफ्लेक्शन की वजह से हर दफ़ा जब ये ब्लैक बॉडी की इंटीरियर अंदरूनी दीवार से हर दफ़ा जब ये टकराएगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो इसका कुछ ना कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाएगा और होते होते ऐसा टाइम आएगा कि ये पूरी की पूरी ही एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, ठीक है बच्चों। मल्टीपल रिफ्लेक्शन से मुराद है कि बार बार इसकी वॉल्स से ये रिफ्लेक्ट होगी रेडिएशन और हर दफा जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक हो गया। तो अभी हमने डिस्कस किया कि एक परफेक्ट या आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होता है और एक रियल ब्लैक बॉडी क्या होता है। और जाहिर बात है कि एक रियल ब्लैक बॉडी एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो नहीं हो सकता 100%, लेकिन हम उसको इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज उससे मैच करें या उसके करीब करीब हों। अच्छा बच्चों, अब जिस तरह हमने कहा कि ब्लैक बॉडी जो है ये आइडियल एब्जॉर्बर भी है और आइडियल एमिटर भी है, ये रेडिएशन को एमिट भी करता है। जिस तरह ये हर तरह की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, ऐसे ही ये हर तरह की रेडिएशन को एमिट भी करता है। तो अगर हम ब्लैक बॉडी से आने वाली रेडिएशन का स्पेक्ट्रम बनाएं, स्पेक्ट्रम से मुराद के इन रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी बच्चों समझते हो ना, इंटेंसिटी हम कहते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से मिलने वाली जो एनर्जी है या इंटेंसिटी है, अगर उस इंटेंसिटी को हम वेवलेंथ के साथ प्लॉट करें तो ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है ये कहलाता है ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम। बच्चों आप देख रहे हैं कि इस रेंज में, वेवलेंथ की इस रेंज में, यानी कि यहां से लेकर यहां तक इस रेंज में हर तरह की रेडिएशंस को आपको यहां पर मिल रही है, हर तरह की वेवलेंथ आपको मिल रही है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है, जिस तरह हमने पहले कहा कि ब्लैक बॉडी हर तरह की वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब भी करती है और एमिट भी करती है। अच्छा जी, तो ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम है बच्चों ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। कॉन्टिन्यूअस से मुराद है कि इस खास रेंज में, वेवलेंथ की इस रेंज में आप देख रहे हैं कि हर तरह की वेवलेंथ्स आपको मिल रही हैं, हर तरह की वेवलेंथ्स पे आपको कुछ ना कुछ इंटेंसिटी मिल रही है। इसका मतलब है कि हर तरह की वेवलेंथ जो है वो इमिट भी होती हैं और एब्जॉर्ब भी होती हैं, इसलिए इसका जो स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा, ठीक हो गया जी। बच्चों ये स्पेक्ट्रम जो है ब्लैक बॉडी का, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो हैं इनका जो स्पेक्ट्रम है या इनकी जो वेवलेंथ है, किस वेवलेंथ पे जो है वो कितनी हमें इंटेंसिटी मिलेगी, किस वेवलेंथ पे हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, तो इसका जो स्पेक्ट्रम है ब्लैक बॉडी का ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल और उसके साथ ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है बच्चों। इसका मतलब है कि अगर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उससे निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और अगर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो उससे निकलने वाली रेडिएशंस की एनर्जी भी कम होगी या इंटेंसिटी भी कम होगी। तो बच्चों यहाँ पर हमने एग्जांपल ली है। एग्जांपल के तौर पर अगर हम एक प्लाटीनियम वायर लें और उस प्लाटीनियम वायर को हम हीट करना शुरू कर दें तो क्या होगा, उसमें उसका जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसमें से रेडिएशन इमिट होंगी। तो अगर 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखेंगे आप तो इस टेम्परेचर पर इस वायर का कलर डल रेड हो जाएगा। अब रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, जो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यानी कि टेम्परेचर 900 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ये डल रेड से चेरी रेड हो जाएगा। वेवलेंथ कम हो रही है बच्चों, जब वेवलेंथ कम होती है तो एनर्जी बढ़ती है। देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेवलेंथ कम हो रही है, ठीक है, यानी कि रेडिएशन की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ऑरेंज कलर हो जाता है ऑरेंज रेड किस टेम्परेचर पर, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। येलो हो जाता है 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इस वायर का कलर वाइट हो जाएगा 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यानी कि जो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेडिएशन निकल रही हैं उन रेडिएशन की वेवलेंथ भी चेंज हो रही है और इंटेंसिटी भी चेंज हो रही है, ठीक है। जाहिर बात है कि वेवलेंथ जो है वो कम हो रही है, वेवलेंथ कम होने से उन रेडिएशन से जो एनर्जी मिल रही है
या उन रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो बच्चों अब हम चलते हैं उस रेयर एक्सपेरिमेंट की तरफ जिसमें हमारे दो साइंटिस्ट ल्यूमर एंड प्रिंशियम, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस एमिट होती हैं उन रेडिएशन को इन्होंने उसको मेजर किया, उन रेडिएशन की इंटेंसिटी को मेजर किया विद वेवलेंथ, ठीक है, और अपनी ऑब्जर्वेशंस को उन्होंने एक ग्राफ की शक्ल में इंटेंसिटी और वेवलेंथ का है उस सूरत में उसको जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन को प्लॉट किया। तो उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले ज़रा हम ये सेटअप देख लेते हैं कि किस तरह से इन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की इंटेंसिटी को मेजर किया। तो बच्चों ये जो सेटअप है बड़ा सिंपल सेटअप है। सबसे पहले हमारे पास एक सोर्स ऑफ रेडिएशन है, ठीक है, यानी कि हमारे पास ये फर्नेस है जो कि ब्लैक बॉडी का काम कर रही है, ये इसमें से रेडिएशन निकल रही है। ये आगे हमारे पास मिरर है, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर ये प्रिज्म में आती हैं। प्रिज्म हम यहाँ पर डिस्पर्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। प्रिज्म से निकलने के बाद हमारे पास यहाँ स्पेक्ट्रोमीटर है, स्पेक्ट्रोमीटर के बाद ये दोबारा फिर एक मिरर है, इससे रिफ्लेक्ट होकर ये हमारा डिटेक्टर है जिसमें आकर ये हम इसको डिटेक्ट करते हैं। और फिर इन रेडिएशन को डिटेक्ट करने के बाद इनको प्लॉट किया, इन ऑब्जर्वेशन को नोट किया, इनकी इंटेंसिटी को प्लॉट किया इनकी वेवलेंथ के साथ। तो वो जो स्पेक्ट्रम बना, वो जो ग्राफ बना, ठीक है, वो जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास वो एक रिलेशन आया, जो ग्राफ बना, जो स्पेक्ट्रम बना, उसको हम भी डिस्कस करते हैं बहुत ही डिटेल के साथ। अब सारी की सारी इंफॉर्मेशन और सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं रेडिएशन की, वो सारी की सारी उसी ग्राफ के अंदर है, उसी स्पेक्ट्रम के अंदर है। तो अब हम डिस्कस करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को। जी बच्चों, तो हमने पीछे देखा कि ल्यूमर और प्रिंशियम ने किस तरह से मुख्तलिफ टेम्परेचर्स के ऊपर ब्लैक बॉडी रेडिएशन की इंटेंसिटी को मेजर किया। अब वो जो ऑब्जर्वेशन है वो एक स्पेक्ट्रम या एक ग्राफ की शक्ल में, एक कर्व की शक्ल में हमारे सामने है। इसमें बच्चों हमने एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ को लिया है और वाई एक्सिस पर हमने इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को लिया है। सबसे पहली बात आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ टेम्परेचर के ऊपर हमारी जो इंटेंसिटी पीक है वो डिफरेंट है। यानी कि अगर टेम्परेचर 3000 केल्विन है तो हमारी पीक यहाँ पर आ रही है। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो हमारी पीक थोड़ी और ऊपर हो गई, टेम्परेचर और बढ़ा तो हमारी इंटेंसिटी और बढ़ गई। इसका मतलब है कि जो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारी रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ रही है। रेडिएशन से मिलने वाली जो एनर्जी है, एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम, ठीक है, वो भी इंक्रीज हो रही है जो जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चों इन ऑब्जर्वेशन को ज़रा हम डिस्कस करते हैं बारी बारी और फिर हम देखते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स इन ऑब्जर्वेशन को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाई और क्वांटम मैकेनिक्स ने इनको क्यों एक्सप्लेन कर दिया, या मॉडर्न फिजिक्स ने किस तरह से एक्सप्लेन किया इनको। तो सबसे पहले हमारे पास है एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बच्चों आप देख रहे हैं कि कुछ वेवलेंथ जो हैं उन पे इंटेंसिटी आपको कम मिल रही है, लेकिन जो जो हमारी वेवलेंथ कम हो रही है इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। या आसान अल्फाज में जो जो वेवलेंथ कम हो रही है, आप पीछे की तरफ आ रहे हैं तो वेवलेंथ कम हो रही है, जो जो वेवलेंथ कम हो रही है तो रेडिएशन से मिलने वाली जो एनर्जी है वो बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि हर वेवलेंथ के ऊपर एक जैसी एनर्जी नहीं मिल रही। देखें कुछ वेवलेंथ ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको एनर्जी मैक्सिमम या इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है, तो वो वेवलेंथ जिसके ऊपर आपको मैक्सिमम एनर्जी मिलती है रेडिएशन से या रेडिएशन की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, बच्चों उस वेवलेंथ को कहते हैं लैम्डा मैक्स। अब देखें हर वेवलेंथ के ऊपर जो जो वेवलेंथ बढ़ रही है एनर्जी या इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। एक खास वैल्यू है वेवलेंथ की जिसको आप लैम्डा मैक्स कह रहे हो, इसके ऊपर आपको मैक्सिमम एनर्जी या मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है। अगर आप वेवलेंथ को इससे कम करते हो तो भी एनर्जी कम हो जाती है और इससे ज्यादा करते हो तो भी एनर्जी कम हो जाती है। इसका मतलब है कि एनर्जी हर वेवलेंथ के ऊपर हमें एक जैसी नहीं मिल रही। कुछ ऐसी वेवलेंथ की रेडिएशंस हैं जिनसे हमें ज्यादा एनर्जी मिल रही है और कुछ ऐसी वेवलेंथ की रेडिएशंस हैं जिनसे हमें एनर्जी कम मिल रही है। तो एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और दूसरी बात जो हमने की थी कि टेम्परेचर आप इंक्रीज करते जा रहे हैं तो हमारी इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो बच्चों टेम्परेचर और इंटेंसिटी के दरमियान जो रिलेशन है उसको स्टीफन एंड बोल्ट्जमैन ने एक लॉ की सूरत में दिया जिसे हम कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इसके मुताबिक जो इंटेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 5.67 × 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पर केल्विन 4 या केल्विन की -4, फिर पर नहीं बोलेंगे जब केल्विन -4 बोलेंगे।
तो बच्चों ये रिलेशन कहलाता है स्टीफन बोल्ट्जमैन रिलेशन, जो हमें ये बता रहा है कि अगर आप टेम्परेचर में 1 यूनिट इजाफा करोगे तो इंटेंसिटी में 4 यूनिट्स या 4 टाइम्स इजाफा होगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी और टेम्परेचर ये लीनियरली इनके दरमियान रिलेशन लीनियर नहीं है, बल्कि इनके दरमियान जो रिलेशन है वो टेम्परेचर की पावर 4 आप देख रहे हैं। ठीक है, नॉन लीनियर रिलेशन है। टेम्परेचर में सिर्फ 1 यूनिट इंक्रीज करने से इंटेंसिटी में 4 गुना 4 टाइम्स इजाफा होगा। बच्चों ये चीज़ें एमसीक्यूज में भी पूछी जाती हैं कि अगर हम टेम्परेचर को डबल कर दें तो हमारी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप टेम्परेचर को डबल करते हैं तो हम इसको कर देते हैं जी 2T। ठीक है, 2T रेज टू पावर 4, और ये वैसे ही आ जाएगा सिग्मा, और साथ में हमारे पास क्या आ गई इंटेंसिटी। तो बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 रेज टू पावर 2 का 4 टाइम्स का लें तो क्या आएगा 16 आएगा। तो 16 को मैं पहले लिख लेता हूँ और सिग्मा। अच्छा बच्चों, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 16 को हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, और ये सिग्मा T4 वैसे ही आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये अगेन हमारी पुराने वाली इंटेंसिटी बन गई। तो नई इंटेंसिटी है पुराने वाली इंटेंसिटी से 16 टाइम ज़्यादा हो जाएगी अगर आप टेम्परेचर को डबल करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, पहले हम लैम्डा मैक्स को ज़रा डिफाइन कर लेते हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि बच्चों जिस वेवलेंथ के ऊपर हमें पीक मिल रही है ना इंटेंसिटी की, या जिस वेवलेंथ के ऊपर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, उस वेवलेंथ को कहते हैं लैम्डा मैक्स। ठीक है, तो बच्चों ये देखें, ये जो ब्लैक वाला कर्व है जिसका टेम्परेचर 3000 केल्विन है, जो हमें 3000 केल्विन पे इंटेंसिटी मिली है, इसकी जो पीक आ रही है वो यहां पर आ रही है, यानी कि लैम्डा मैक्स यहां पर आ रहा है। ये जो ब्लू वाला कर्व है ये 3500 केल्विन के ऊपर है, तो यहां पर जो लैम्डा मैक्स हमें मिल रहा है वो ये मिल रहा है। और ये जो ग्रीन वाला कर्व है जो कि 4000 केल्विन पे लिया है हमने, इसमें जो लैम्डा मैक्स आ रहा है वो यहां पर आ रहा है। और ये जो रेड वाला कर्व है जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, इसमें लैम्डा मैक्स हमें यहां मिल रहा है। तो बच्चों आप देख रहे हैं जो टेम्परेचर बढ़ रहा है लैम्डा मैक्स पीछे को शिफ्ट होता जा रहा है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से जो लैम्डा मैक्स है, ठीक है, वो वेवलेंथ जिस पे आपको ज्यादा से ज्यादा इंटेंसिटी मिल रही है, वो वेवलेंथ क्या होती जा रही है, शॉर्ट होती जा रही है। तो टेम्परेचर बढ़ने से लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होती जा रही है, पीछे को शिफ्ट हो रही है, यानी कि कम हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेडिएशंस हैं, रेडिएशन की वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमें ज्यादा एनर्जी की रेडिएशंस मिल रही हैं। तो बच्चों इसको वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं। अब इसके मुताबिक जो लैम्डा मैक्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। बच्चों टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि पीक्स जो हैं वो पीछे को शिफ्ट हो रही हैं। देखें, ये पीक आई इस वेवलेंथ पर, ये पीक आई इस वेवलेंथ पर, ये पीक आई इस वेवलेंथ पर, और ये पीक आई इस वेवलेंथ पर। तो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारी जो वेवलेंथ है वो पीछे को शिफ्ट हो रही है, हमारी पीक्स जो हैं वो पीछे को शिफ्ट हो रही हैं। इसका मतलब है कि वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है, लैम्डा मैक्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो बच्चों लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1/T। टेम्परेचर इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा मैक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा मैक्स टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और टेम्परेचर कम होगा तो लैम्डा मैक्स बढ़ेगा, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो कांस्टेंट है बच्चों इसकी वैल्यू है हमारे पास 2.9 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मीटर केल्विन। उसके बाद बच्चों एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, इस कर्व के नीचे ये जो एरिया आ रहा है, ठीक है, ये एरिया हमें क्या बताता है, इस एरिया से हम इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके लिए हम यूज करते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जिसमें ऑलरेडी हमने इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर लिया है। बच्चों प्रॉब्लम क्या है जो क्लासिकल फिजिक्स जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक जो रेडिएशन की एनर्जी होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती है, यानी कि रेडिएशन की जो एनर्जी है, ठीक है, उसकी तमाम वैल्यूज कॉन्टिन्यूअस होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, रियल नहीं एग्जांपल ले रहा हूं, कि अगर हमारे पास एक तरह की रेडिएशन आ रही है, एक वेवलेंथ अगर हमारे पास आ रही है, अगर उस वेवलेंथ की एनर्जी
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उससे अगली जो वेवलेंथ होगी उसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, उससे अगली जो वेवलेंथ है उसकी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। यानी कि एनर्जी की वैल्यूज में कॉन्टिन्यूटी है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स। बच्चों क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक ये देखें, जो जो वेवलेंथ कम हो रही है, वेवलेंथ कम होने के साथ साथ रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है, रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। और करते करते जब हम यहां पर पहुंचते हैं तो इसके बाद हमारा विजिबल रीजन शुरू हो जाता है। इस रीजन में जो रेडिएशंस आती हैं वो विजिबल रीजन, कि वो रेडिएशन जो हमें नजर भी आती हैं उस रीजन में रेडिएशन इमिट होती हैं जब ये रीजन आता है। तो क्लासिकल फिजिक्स की प्रेडिक्शन के मुताबिक जो आप पीछे को आते जाएंगे, पीछे आते साथ वेवलेंथ कम होती जाएगी और इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। बढ़ते बढ़ते जब आप अल्ट्रा वायलेट रीजन में जाएंगे तो ये पीक ऐसे ही बढ़ती बढ़ती पीक इंफिनिटी की तरफ चली जाएगी। यानी कि विजिबल से थोड़ा सा पहले यहां पर जब अल्ट्रा वायलेट रीजन में हम जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन में हमारी रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। बच्चों इस प्रॉब्लम को कहते थे अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफे। अब ये अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफे क्या है कि जब हम अल्ट्रा वायलेट रीजन में दाखिल होते हैं, जो वेवलेंथ कम होती है तो उस रीजन में दाखिल होते साथ ही हमें इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है जब हम अल्ट्रा वायलेट रीजन में आते हैं। लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंटली नहीं हो रहा। एक्सपेरिमेंटली अल्ट्रा वायलेट रीजन के बाद विजिबल रीजन आता है और फिर हमारा कर्व जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, हमारी इंटेंसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और करते करते हमारी इंटेंसिटी बहरहाल जीरो हो जाती है। इंटेंसिटी कभी भी इन्फिनिटी नहीं हो रही। ये प्रॉब्लम था अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफे, जिसको हमारी क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो बच्चों बहुत सारी थेरीज, ठीक है, इसमें वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी है, रेले जीन्स लॉ था, बहुत सारे लॉज थे जिन्होंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सक्सेसफुली इस पूरे कर्व को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हमारे पास कोई थ्योरी नहीं थी, ये तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है ना। हमारे पास कोई एक ऐसी परफेक्ट थ्योरी नहीं थी जो इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर सके, ये बता सके कि वेवलेंथ कम होने के साथ साथ इंटेंसिटी बढ़ रही है तो इंटेंसिटी को बढ़ते रहना चाहिए, एक खास वेवलेंथ पर जाने के बाद इंटेंसिटी कम क्यों हो जाती है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी एक परफेक्ट थ्योरी हमारे पास नहीं थी। तो इसको सक्सेसफुली इन 1900 यानी कि 1900 में, इन 1900 मैक्स प्लैंक ने इसको एक्सप्लेन किया। अब मैक्स प्लैंक का जो आइडिया था सबसे पहले तो वो प्योर मैथमेटिकल आइडिया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है उस आइडिया को हमने उसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसको भी समझा। लेकिन स्टार्ट में अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, स्टार्ट में ये आइडिया सिर्फ मैथमेटिकल था, उसे नहीं पता था कि वो जो बता रहा है वो क्या है। एक मैथमेटिकल एक इक्वेशन थी जिसने इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन बाद में फिर आइंस्टाइन ने उस आइडिया को एक्सटेंड किया और हमें मजीद इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताई कि ये आइडिया असल में क्या है। बच्चों प्लैंक का आइडिया ये था कि जो एनर्जी होती है ना रेडिएशन की, वो डिस्क्रीट पैकेट्स की शक्ल में होती है। एनर्जी जो होती है बच्चों वो डिस्क्रीट पैकेट्स की शक्ल में होती है। यानी कि एक तरह की जो वेवलेंथ है ना, कोई भी एक वेवलेंथ, उस वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं, उन रेडिएशंस की जितनी भी एनर्जी है वो एनर्जी इस तरह से नहीं है कॉन्टिन्यूअस। यानी कि ऐसे नहीं है कि जो आप रेडिएशन की तादाद बढ़ाते जाएंगे तो एनर्जी इस तरह से कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जाएगी, नहीं, बल्कि एक तरह की जो वेवलेंथ है या एक तरह की जो रेडिएशंस है उसके अंदर जितनी भी एनर्जी है वो सारी एनर्जी डिस्क्रीट पैकेट्स की शक्ल में होती है। ठीक है, डिस्क्रीट से मुराद है बच्चों कि इन पैकेट्स के दरमियान, यानी कि अगर आप एक तरह की रेडिएशन लेते हैं ना तो उसकी जो एनर्जी है दूसरी तरह की रेडिएशन की एनर्जी से डिफरेंट है, यानी कि उनके दरमियान, उनकी वैल्यूज के दरमियान गैप्स हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक तरह की रेडिएशन की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो दूसरी की 2 होगी, नहीं, ये है कॉन्टिन्यूटी। डिस्क्रीट का मतलब है कि अगर एक तरह की वेवलेंथ की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फॉर एग्जांपल, तो जो दूसरी तरह की होगी उसकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। यानी कि डिफरेंट जो रेडिएशंस हैं उनकी एनर्जी के दरमियान इस तरह से गैप्स हैं, वो वैल्यूज कॉन्टिन्यूअस नहीं है। एक तो ये है। दूसरा, ये एनर्जी पैकेट्स की शक्ल में है, ठीक है, स्मॉल बंडल्स की शक्ल में है, जिसको हम क्वांटा भी बोलते हैं। यानी कि रेडिएशंस की एनर्जी जितनी भी है, उसकी क्वांटिटी जो भी है, सारी एनर्जी उन पैकेट्स की शक्ल में है, ठीक है। उस पैकेट्स को उसका क्वांटा भी बोलते हैं, क्वांटा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रेडिएशंस की जो एनर्जी होती है वो स्मॉल पैकेट्स या स्मॉल बंडल्स की शक्ल में होती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप यूं ले सकते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास ये दीवार है।
अब इस दीवार का क्वांटा क्या है? ईंट, क्योंकि दीवार ईंटों से मिलकर बनी है, तो एनर्जी जो है वो भी स्मॉल पैकेट्स की शक्ल में है। किसी भी रेडिएशन की जो एनर्जी है वो स्मॉल पैकेट्स की शक्ल में है, और हर पैकेट, अगर आप एक वेवलेंथ लेते हैं ना, या एक तरह की रेडिएशन लेते हैं, तो उस एक तरह की रेडिएशन में जितने भी वो पैकेट्स हैं सब की एनर्जी सेम है, और वो पैकेट्स जो हैं उनको फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वो जो पैकेट्स हैं या क्वांटा है, क्वांटा क्या होता है बच्चों? क्वांटा होता है किसी भी चीज का स्मॉलेस्ट यूनिट, वो इतना स्मॉलेस्ट यूनिट कि आप उसको फर्दर सब डिवाइड या फर्दर उसको डिवाइड आप ना कर सकें। ठीक हो गया? तो इसके मुताबिक, अब प्लैंक्स के मुताबिक एनर्जी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। ठीक है, ये रेडिएशंस। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आता है जी H और F। H को कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 6.63 × 10⁻³ जूल सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो इस डिस्कवरी के ऊपर या इस थ्योरी के ऊपर प्लांक्स को नोबेल प्राइज भी दिया गया। अब ये जो प्लांक्स एजम्पशन है या प्लांक्स थ्योरी है, इसने सक्सेसफुली इस पूरे कर्व को, इसकी जो लॉन्गर वेवलेंथ वाला रीजन है और शॉर्टर वेवलेंथ वाला रीजन है, पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन किया। अब जिस तरह मैं पहले बता रहा था कि इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इस क्वांटा की या इस डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी की, इस आइडिया को आइंस्टाइन ने फर्दर एक्सटेंड किया। और जी बच्चों, तो अब हम फोटोन का मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, E = mc², यानी कि हम मैस और एनर्जी को इस इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं, और इसे हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन 1। और अभी अभी हमने पढ़ा है प्लैंक्स थ्योरी में कि E = hf, इसे हम इक्वेशन 2 कह लेते हैं। बच्चों, इन दोनों को कंपेयर किया जा सकता है, इनको कंपेयर कर दें तो हमारे पास ये बन जाएगा mc² = hf। बच्चों, हमने वेव थ्योरी में पढ़ा है कि v = f लैम्बडा, और अगर हम बात करें फोटोन की, तो फोटोन जो है इसका मैस तो नहीं होता, तो जिस भी चीज़ का मैस नहीं होता वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा, तो v की जगह c पुट कर देंगे, c = f लैम्बडा, और यहाँ से अगर मुझे f निकालना हो तो लैम्बडा मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। बच्चों, इस इक्वेशन में f की जगह c/लैम्बा पुट कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? mc² = hc/लैम्बडा, यानी कि ये जो f है इसकी जगह c/लैम्बडा। बच्चों, अब ये c से c कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया mc = h/लैम्बडा। ये mc जो है ये बच्चों क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, तो ये मोमेंटम है। सो मोमेंटम = h/लैम्बडा। तो बच्चों, ये हमारे फोटोन का मोमेंटम है। ठीक है जी, मोमेंटम एंड अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है, क्योंकि फोटोन का मैस नहीं होता, तो जिस तरह हम आम जो रिलेशन बनाते हैं मोमेंटम के लिए, P = mv या mc, अब इस रिलेशन को हम फोटोन पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि फोटोन का मैस नहीं होता। तो फिर फोटोन के मोमेंटम के लिए हम कौन सा रिलेशन किस तरह से यूज़ करेंगे? तो बच्चों, इसके लिए हमारे पास यही रिलेशन है। ये देखें, E = mc²। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ E = mc × c। ठीक है, ये c² को c × c लिख दिया। बच्चों, ये जो mc है दैट इज मोमेंटम एंड e, तो p = e/c। तो ये जो रिलेशन है दिस इज फॉर द फोटोन, इनके फोटोन के मोमेंटम के लिए हम ये वाला रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, p = e/c। इसमें आपने जब भी फोटोन की बात करनी है तो उसके मोमेंटम को आपने इस तरह से सिंप्लीफाई नहीं करना कि हमारे पास एक फोटोन है और उसका मोमेंटम mc के बराबर है। उसकी वजह ये है कि फोटोन का मोमेंटम नहीं होता। तो जब भी फोटोन का मोमेंटम आप निकालेंगे, आप विद द हेल्प ऑफ एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी एंड स्पीड ऑफ लाइट, या फोटोन की जो स्पीड होती है। तो जब भी आप फोटोन के मोमेंटम की बात करेंगे आप E/c वाला रिलेशन यूज़ करेंगे, बजाय आप P = mc यूज़ करेंगे, क्योंकि फोटोन का मोमेंटम नहीं होता। तो इस रिलेशन से अगर आप मोमेंटम निकालेंगे तो वो जीरो आएगा, हालांकि ऐसा नहीं होता, बिकॉज फोटोन मोमेंटम रखता है क्योंकि वो मूव कर रहा होता है विद स्पीड ऑफ लाइट। तो बच्चों, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन। तो इसके साथ ही हमारा जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का लेक्चर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।